हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पीरियोडिकल प्रॉपर्टीज में परमाणुवीय आकार तथा आयनिक आकार, एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। आज हम पढ़ते हैं आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है। तो आयनन ऊर्जा के लिए हम कहते हैं कि किसी भी परमाणु के बारे में 3 स्टेटमेंट आपको जरूर ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपका परमाणु कैसा होना चाहिए? परमाणु होना चाहिए गैसीय। ठीक है, गैसीय होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? परमाणु गैसीय होने के साथ साथ होना चाहिए उदासीन। और एक वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं विलगित, आइसोलेटेड। तो अब देखो पूरी डेफिनेशन बनाते हैं हम, है ना, रट्टे नहीं मारने इसमें। पूरी डेफिनेशन बनाओ, किसी उदासीन गैसीय और विलगित, ठीक है, उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश, ये इसका बाह्यतम कोश है, कि बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, उदासीन गैसीय और विलगित परमाणु जो है उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, ध्यान रखना, दी गई ऊर्जा मतलब ये देनी पड़ती है। तो दी गई ऊर्जा जो है वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि दी जाती है, इसका मतलब आयोनाइजेशन किस तरह का प्रोसीजर हुआ? ये ऊष्मा शेपी हुआ या शोषी हुआ? तो ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम हुआ, है ना, क्योंकि आपने बाहर से एनर्जी दी है। तो ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है, आयनन प्रक्रम। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बातें क्या है इसके बारे में ध्यान रखना कि जो आयनन ऊर्जा है ना, वो आवर्त में बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे किस तरह से चेंज होती है। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, ध्यान रखना, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं? बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम पढ़ाया अपन ने, है ना, जो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, परमाणु का आकार घटता है। अगर परमाणु का आकार घटेगा तो आप समझ सकते हो, अगर परमाणु का आकार घटेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अगर कम होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, और नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आयनन ऊर्जा बढ़ती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आकार घटने के साथ, साइज डिक्रीज होने के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ये भी हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है। ये मैंने आपको बताया था, कोशों की संख्या बढ़ती है, इस वजह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं ना। अगर आकार बढ़ेगा, अगर ये आकार बढ़ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां है, मान लो यहां तक उसका आकार है, तो उस पर नाभिक का अट्रैक्शन, आकर्षण कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीज। तो आपके लिए स्टेटमेंट आ गया, क्या स्टेटमेंट आया? कि बाएं से दाएं चलते हैं आवर्त में तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा घटती है। क्लियर? अब सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा और सबसे कम आयनन ऊर्जा या आयनन ऊर्जा के बारे में कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं आपको बताऊं। ध्यान रखना, आवर्त सारणी में सीजियम जो है जो सबसे बड़े आकार का तत्व है। ठीक है, आकार इसका क्या होता है? सबसे बड़ा। और अगर इसका आकार सबसे बड़ा है तो हम कहेंगे कि सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा सीजियम की क्या होगी? सबसे कम। सीजियम की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, न्यूनतम, मिनिमम जिसे हम कहेंगे, है ना, न्यूनतम। इसलिए सीजियम बहुत ही कम लाइट गिरते ही सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसलिए सीजियम का यूज जो है वो अपन फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीजियम का यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, प्रकाश विद्युत सेल, उनको बनाने में सीजियम का यूज करते हैं। फोटो प्लेट्स जो है बनाते हैं सीजियम के यूज से बनाते हैं, क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा बहुत कम है। जैसे इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है कम आयनन ऊर्जा की वजह से। और देखें न्यूनतम आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब जो अक्रिय गैसें होती है उनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कैसा होता है? पूरा भरा हुआ, फुलफिल्ड,
है ना, और वो बहुत स्टेबल होता है। तो हम यूं कहेंगे जो अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें, ठीक है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है। अधिकतम होने का क्या कारण है, अधिकतम क्यों होती है? क्योंकि अक्रिय गैसों में स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है। स्थायी तथा जो है पूर्ण पूरित, जिसे हम कहते हैं पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। इस पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास और स्थायी स्टेबल एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें बहुत ज्यादा स्थायी होती है। वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को इजीली निकलने नहीं देती है, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा मैक्सिमम होती है। अगर आपको ये भी पूछ ले कि कौन सी अक्रिय गैस की मैक्सिमम होती है, तो वो भी आप ध्यान रखना, हीलियम। हीलियम सबसे छोटी अक्रिय गैस है, इस वजह से इसकी आयनन ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। क्लियर? एक और बात आप ध्यान रखना कि अगर हम एक ही एलिमेंट की बात करते हैं, एक ही तत्व की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तत्व है M, ठीक है, इस तत्व में से जब पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो बनता है M+ और एक इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि आयनन हो गया, आयनन ऊर्जा इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इसकी पहली आयनन ऊर्जा है IE फर्स्ट, प्रथम आयनन ऊर्जा। अब मान लीजिए इसी के अंदर से यानी M+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो M+2 हो जाएगा, है ना। यदि एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हो गई इसकी दूसरी आयनन ऊर्जा IE2, दूसरी आयनन, द्वितीय आयनन ऊर्जा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर इसमें से अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकले, M+2 रिलीज कर रहा है एक और इलेक्ट्रॉन M+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गई इसकी तीसरी आयनन ऊर्जा IE3। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अगर एक क्रम पूछ ले कि पहली, दूसरी और तीसरी आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होता है, तो ध्यान रखना कि तीसरी आयनन ऊर्जा हमेशा ज्यादा होती है दूसरी आयनन ऊर्जा से, और दूसरी आयनन ऊर्जा हमेशा ज्यादा होती है पहली आयनन ऊर्जा से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देख सकते हो खुद ही, पहला इलेक्ट्रॉन निकला था उदासीन परमाणु में से, जो इजी है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है? प्लस में से। और प्लस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, है ना, प्लस में से माइनस को निकालना, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? और ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। या आप यूं भी कह सकते हो कि धनायन का आकार जो है वो अपने परमाणु से, अभी धनायन का आकार अपने परमाणु से छोटा होता है, और छोटा आकार होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। जितना ज्यादा प्लस होगा, जैसे आपसे पूछ लिया Fe+3 है और एक Fe+2 है, किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी? तो Fe+3 और Fe+2 में साइज किसका ज्यादा होगा? Fe+2 का। जिसपे कम धनावेश है उसका साइज ज्यादा होता है ना। तो अगर मैं इनके आकार की बात करूं तो इनके आकार का क्रम होगा, Fe+2 का आकार Fe+3 से बड़ा है क्योंकि उस पे धनावेश कम है। लेकिन अगर मैं इनकी आयनन ऊर्जा की बात करूं, किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी? तो Fe+3 जो है उसकी आयनन ऊर्जा Fe+2 की आयनन ऊर्जा से ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन निकालने में Fe+3 ज्यादा एनर्जी लेगा एज कंपेयर टू Fe+2। इज दैट क्लियर? आयनन ऊर्जा के बारे में एक स्टेटमेंट लास्ट, जो आपके रीट लेवल तक का सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, या IAS या जनरल साइंस लेवल तक, अदरवाइज ये तो बहुत बड़ा और लंबा टॉपिक है। ठीक है, एक लाइन में आपको और बताऊं कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, और जैसे जैसे आयनन ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे धात्विक सामर्थ्य कम होता है। तो ये लाइन आप जरूर ध्यान रखना कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर, ठीक है, बाएं से दाएं चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। और आयनन ऊर्जा जब बढ़ेगी तो समझ लेना कि उसमें धात्विक गुण कम हो रहा है, यानी धात्विक प्रकृति क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए आवर्त सारणी में जो राइट हैंड साइड है उसकी तरफ ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? अधातु, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ धातु मिलते हैं, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। एक और बात, जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवर्त में बाएं से दाएं ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्रियाशीलता क्या हो गई? कम हो गई, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ये भी ध्यान रखना, क्रियाशीलता, जो तत्व है, धातु है या जो भी अधातु है, उसकी क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा उसकी क्रियाशीलता कम, और जिसकी आयनन ऊर्जा कम, जैसे धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होती है इसलिए धातु ज्यादा क्रियाशील होते हैं, अधातुओं की आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है इसलिए अधातु कम क्रियाशील होते हैं। सेट क्लियर? तो ये था आयनन ऊर्जा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो देखो ये जस्ट रिवर्स होता है। किसका रिवर्स होता है? आयनन ऊर्जा का उल्टा होता है। ठीक है, वापस डेफिनेशन में वही 3 वर्ड आएंगे
सबसे पहला आपका परमाणु कैसा होना चाहिए, गैसीय, दूसरा परमाणु कैसा होना चाहिए, उदासीन, और तीसरा परमाणु कैसा होना चाहिए, विलगित, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, अब की बार इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की जगह बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लाके बाह्यतम कोश में जोड़ना है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आके जुड़ता है बाह्यतम कोश में, उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उस समय एनर्जी रिलीज होती है और उस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं ईजीई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। तो पूरी डेफिनेशन क्या बनी, उदासीन गैसीय विलगित परमाणु जो है, उदासीन गैसीय और विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश यानी कि आउटर मोस्ट शेल, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा है ना, रिलीज एनर्जी, मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, ईजीई, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहलाती है। तो रिवर्स हो गया किसका, आयनन ऊर्जा का, ये उल्टा होता है। यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो किस तरह का प्रोसीजर हुआ, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स ऊष्मा शिप्पी। तो ये एक ऊष्मा शिप्पी प्रक्रम होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इससे क्या बन जाएगा परमाणु, इससे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो परमाणु किस में बदलेगा, जुड़ेगा तो परमाणु ऋणायन में बदलेगा, नेगेटिव आयन बन जाता है इसमें, जबकि आयनन ऊर्जा में परमाणु धनायन में बदल जाता है। क्लियर। यहां देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने लिखा जरूर है एक्सोथर्मिक है, लेकिन कुछ जगहों पे ये एंडोथर्मिक भी होता है, मतलब ऊष्मा शोषी भी होता है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई परमाणु है, मान लीजिए M, और आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा। जब परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो परमाणु ऋणावेशित होगा, माइनस बनेगा, और उस समय इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, ये रिलीज एनर्जी होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर वही इलेक्ट्रॉन आपने किस में जोड़ा है, M माइनस में जोड़ा है, मतलब ऋणावेशित में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, तो अपन जानते हैं भाई ऋणावेश ऋणावेश के बीच में क्या होगा, माइनस माइनस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। इस रिपल्शन को तोड़ने के लिए, प्रतिकर्षण को तोड़ने के लिए अब आपको बाहर से, ये -2 हो गया, अब आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एक रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर जुड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी परमाणु के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, तो माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान धनात्मक हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहली इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा ऋणात्मक होती है किसी भी परमाणु में, तो दूसरी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जो है ऋणात्मक नहीं होती है, वो धनात्मक हो जाती है, मतलब आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए। आज समझ में आई। तो ये एक जरूर चीज ध्यान रखना, इस पे सवाल पूछा हुआ है बहुत बार, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, कि किसकी ईजीई सबसे ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, जो ऋणावेशित उसमें दिख रहा है आपको, उसकी ईजीई सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। बस समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं इसकी पीरियोडिसिटी, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तब क्या होता है, तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर हम जानते हैं भाई परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार अगर कम होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, छोटा आकार अगर हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा। आसानी से जुड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा नेगेटिव में। ध्यान रखना, ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव, ये कि नेगेटिव एनर्जी है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, ऋणात्मक में बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा। नेगेटिव बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से जुड़ेगा, ठीक है। जबकि वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे चल रहे हो तो वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, और अगर आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसके ऊपर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं जुड़ेगा, और अगर इजीली नहीं जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान ऋणात्मक में कम हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें बोला नहीं जाता है, इसको ऋणात्मक ही माना जाता है। तो ऋणात्मक में कम हो जाएगा, इसका मतलब वो ज्यादा धनात्मक की ओर रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट के दिमाग में कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है धनात्मक की ओर जा रही है, बढ़ रही मतलब ऋणात्मक में बढ़ रही है और ज्यादा माइनस हो रही है, और इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ रहा है। ये तो बात समझ में आई। अब किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, तो यहाँ पे एक अपवाद भी आता है पीरियोडिक टेबल का, बहुत ही शानदार अपवाद है वो, कि अगर अपन बात करते हैं मैक्सिमम, अधिकतम की,
तो देखो अपन खुद ही कह रहे हैं कि जब हम बाएं से दाएं चलेंगे आवर्त सारणी में तो ई जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक में बढ़ती है, नेगेटिव में इंक्रीज होती है। अगर वो ऋणात्मक में बढ़ेगी तो यहाँ कौन आता है, यहाँ आता है फ्लोरीन, उसके नीचे आता है क्लोरीन, उसके नीचे आता है ब्रोमीन और उसके नीचे आता है आयोडीन, है ना। और उसके आगे अक्रिय गैस है, मैं अक्रिय गैस भी लिख देता हूँ। फ्लोरीन के आगे नियॉन, नियॉन के आगे आर्गन, आर्गन के आगे क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ठीक है। अक्रिय गैसें आ गई। देखो दोनों अपवाद हैं तो दोनों को ध्यान रखना। सबसे पहली बात जो हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो दिखने में क्या लग रहा है कि ईजीई बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है, ऋणात्मक में बढ़ती है, तो फ्लोरीन की ईजीई क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। लेकिन ईजीई की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो ये एक अपवाद है, ये आप ध्यान रखना। ईजीई की वैल्यू फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है ना। और मैं यहाँ लिख भी दे देता हूं कि मैक्सिमम पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ईजीई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है ना, इस फ्लोरीन का जो साइज है वो कुछ ज्यादा ही छोटा होता है ना। फ्लोरीन का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ज्यादा छोटा कैसे हुआ, साइज हुआ इसका 279 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 27। जबकि क्लोरीन जो है इसका अगर अपन साइज देखें, साइज की बात करें तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है ना। इसमें 287 मतलब 3 कोश है, जबकि इसमें 2 ही कोश हैं, तो इसका आकार थोड़ा बड़ा, इसका आकार थोड़ा छोटा है। अब होता क्या है, इसका आकार इतना ज्यादा छोटा होता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा प्रभावी हो जाता है। जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए जो है सरलता से नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि साइज ज्यादा छोटा होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अपन यहाँ जरूर कह रहे हैं कि साइज छोटा होता है तो ईजीई की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। बट यहाँ पे आकार ज्यादा छोटा होने की वजह से उसकी ईजीई की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की वजह से एज कंपेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन की ईजीई कम हो जाती है। बात समझ में आई। इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा बड़ा होने से जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण है ना, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण इसमें ज्यादा होता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण थोड़ा कम होगा, क्योंकि साइज थोड़ी बड़ी है और बड़ी साइज होने की वजह से क्लोरीन की ईजीई का मान फ्लोरीन से ज्यादा होता है। तो ये एक अपवाद है पीरियोडिक टेबल में, जो आप जरूर ध्यान रखना। हेलोजेंस में मैं पूरा क्रम आपको बता देता हूं, वो क्रम याद रखना कि हेलोजन में ईजीई का सही क्रम क्या है, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन और सबसे कम होती है आयोडीन की ईजीई, ठीक है। ये हेलोजेंस का ईजीई का क्रम, ईजीई का ऑर्डर फॉर हेलोजेंस। अब अक्रिय गैसें भी मैंने पास में लिखी है, यहां मैं जरूर लिखना चाहूंगा, जो आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि अपवाद है ना। ध्यान रखना कि जो अक्रिय गैसें हैं उनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कैसा होता है। अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास फुलफिल्ड और स्थायी होता है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है स्थायी, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से ये अपने में इलेक्ट्रॉन को जुड़ने नहीं देती है। इनकी ईजीई का मान जो है वो पहली ईजीई का मान ही क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होगा, ध्यान रखना है ना। जो अक्रिय गैसें हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ पाता क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास फुलफिल्ड होता है, पूरा भरा हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने की वजह से ये स्थायी होते हैं, अपने में इलेक्ट्रॉन को जुड़ने नहीं देते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं जुड़ेगा तो इनकी ईजीई में अगर आप फिर भी इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हो तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं एक वर्ड यहाँ क्लियर कर दूं जो काफी स्टूडेंट के दिमाग में जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर जीरो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या फर्क है। दोनों में ये डिफरेंस है, ये एक वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा एक वैल्यू है जो धनात्मक ऋणात्मक होती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की कैपेसिटी, पावर। तो यहां मैं ये जरूर लिखूंगा कि जो अक्रिय गैसें हैं, अगर आपसे पूछ ले कि उनकी ईजीई का मान क्या होगा तो धनात्मक होगा, और अगर आपसे पूछ ले कि अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होगी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, तो आप कहेंगे इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, 0। ये इलेक्ट्रॉन जोड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जो पावर है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोनों वर्ड सेम वर्ड नहीं है, दोनों में डिफरेंट जो है कुछ डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। हेलोजन की जो अक्रिय गैसें हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा
का मान धनात्मक, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की कैपेसिटी इनमें नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो ये था दूसरा पॉइंट। पहला था आयनन ऊर्जा, दूसरा अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है और उसका अपवाद सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। जरूर ध्यान रखना, बहुत बार पूछा हुआ सवाल एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणता और वैलेंसी को फाइंड करने की ट्रिक, इजीली कैसे हम किसी तत्व की संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।